न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें है द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की इनेबिलिटी कि बॉडी जो है वो अपनी खुद से ही अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और या फिर यूनिफॉर्म मोशन की जो अपनी स्टेट है वो चेंज नहीं कर सकती, जैसी है वैसी ही रहना चाहिए। इसको हम बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसके बाद देखिए द फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया एंड हेंस इट इज राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ को ये कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ही इनर्शिया को ढंग से डिफाइन करता है और इसलिए हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ए है बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला है बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट है व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग द राइडर फॉल्स बैकवर्ड because the lower part of the rider which is in contact with the horse comes into motion while his upper part tends to remain at rest due to inertia। तो क्या है कि एक राइडर है वो हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, हॉर्स ने एकदम से झटके से चलना शुरू करा। तो जैसे ही हॉर्स ने चलना शुरू करा तो जो उसका लोअर पोर्शन है वो तो हॉर्स के साथ टच में है, तो वो तो हॉर्स के साथ आगे चल पड़ेगा, और जो अपर पोर्शन है वो पूरा का पूरा मतलब पूरी बैक और सर पूरा का पूरा जो अपर पोर्शन है वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। रेस्ट में ही रहना चाहेगा तो वो इस तरह से पीछे हो जाकर गिरेगा, है ना, गिर भी जाते हैं कई बार। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम जो राइडर्स हैं वो आगे की तरफ झुककर रहते हैं। आगे की तरफ इस वजह से झुककर रहते हैं कि अगर हॉर्स एकदम से तेज़ी से भागेगा भी तो उनकी बॉडी को इतना मिलेगा कि वो आगे पूरे झुके हुए हैं, तो उनको इतना मौका मिल जाएगा कि वो यहाँ तक आए और यहाँ तक आकर रुक जाए। अगर कोई बैठा ही सीधा हुआ है और घोड़े ने एकदम से चलना शुरू कर दिया तो वो तो लेट ही जाएगा ना, वो फिर तो गिर ही जाएगा, ऐसा होता है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिएगा, सेकंड है डस्ट इज रिमूव फ्रॉम अ हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक बिकॉज एज द कारपेट इज बीटन इट सडनली मूव्स टू एंड फ्रो while the dust particles stand to remain at rest due to inertia of rest and so fall off। So dust is removed from a hanging carpet by beating it with a stick because as the carpet is beaten it suddenly moves to and fro। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हैंगिंग कारपेट है, एक कारपेट हमने लटका रखा है, तो एक तरीका तो ये हो गया, जो मॉडर्न मेथड है वो तो ये हो गया कि हमने वैक्यूम क्लीनर लिया और वैक्यूम क्लीनर से जितना भी डस्ट है वो सारा गायब कर दिया। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि वैक्यूम क्लीनर अगर नहीं है तो कारपेट को लटका दिया और लटकाने के बाद में किसी वायर वगैरह पर लटकाने के बाद किसी छड़ी से या किसी डंडे से उस पर मारना शुरू करा ऐसे। तो जैसे हम उस पर मारते हैं तो होता क्या है कि हम किसको हिट कर रहे हैं, हम हिट कर रहे हैं जो कारपेट है उसको, कारपेट के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब हमने उसको हिट करा तो कारपेट पीछे की तरफ हो गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो जो है वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, तो डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे। तो डस्ट पार्टिकल यहीं रहेगा, कारपेट को आपने मारा, कारपेट पीछे हो गया। अब ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी वो डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आना चाहेंगे, तभी पीछे से वो कारपेट आ जाएगा, वो कारपेट पर फिर लग जाएगा डस्ट पार्टिकल। आपने फिर हिट कर दिया, फिर वो गया, फिर वो थोड़ा सा नीचे गया, तो धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने उसको बस एक बार मारा कि अब तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिरेगी। अरे भाई डस्ट पार्टिकल इतने हैवी नहीं है, वो इतने हैवी नहीं है कि वो एकदम से नीचे गिर जाए, उनको टाइम लगता है। तो अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा कारपेट है, आपने यहाँ पर हिट करा डस्ट पार्ट और ये कारपेट पीछे गया, तो वो डस्ट पार्टिकल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कारपेट फिर आएगा, फिर टच करेगा, फिर आपने हिट करा, फिर वो थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर आपने हिट करा, फिर वो थोड़ा सा नीचे हो गया, डस्ट पार्टिकल हवा में ही रह जाता है और कारपेट आगे की तरफ मूव कर जाता है। ये होता है। तो इस वजह से धीरे धीरे करके क्या होता है कि कारपेट थोड़ी देर में दिखाई देने लगता है कि कारपेट तो पूरा क्लीन हो गया और जितना भी उस पर धूल मिट्टी चिपकी हुई थी वो सारी नीचे ग्राउंड पर डिपॉजिट हो जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला है बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल देखिए।
फिर से देखते हैं कि हॉर्स वाला ही एग्जाम्पल, व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप्स द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड इफ ही इज़ नॉट फर्मली सीटेड। अगर ढंग से बैठा नहीं है तो वो सीधा आगे ही गिरेगा जाकर। अगर दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक से रुक जाता है तो उसका रीज़न यही है कि दौड़ता हुआ घोड़ा तो अचानक से रुक गया, लेकिन जो ऊपर राइडर बैठा हुआ था वो राइडर जो है वो रेस्ट में नहीं आता है। तो अगर वो फर्मली सीटेड मतलब वो चिपक के बैठा हुआ है तो उसकी जो लोअर बॉडी है वो अपर बॉडी को रोक लेगी। लेकिन अगर वो ऐसे ही ढीला ढीला बैठा हुआ है फिर क्या होगा कि जैसे ही घोड़ा अचानक से रुकेगा तो उसकी बॉडी अचानक से रुक नहीं पाएगी और बॉडी आगे की तरफ जाकर गिरेगी, घोड़ा तो रुक गया। ये होता है। तो ही इज़ थ्रोन फॉरवर्ड इफ ही इज़ नॉट फर्मली सीटेड। दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द राइडर्स बॉडी विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉर्स कम्स टू रेस्ट while the upper part of his body tends to keep moving due to inertia। तो अपर बॉडी जो है मूव करती रहेगी इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। सेकंड देखेंगे, अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन falls in the forward direction because as he jumps out of a moving bus his feet suddenly comes to rest or touching the ground while the upper part of his body continues to move forward, that's why he falls with his head forward। तो ऐसा होता है कि कोई चलती हुई ट्रेन है या चलती हुई बस है, उसमें से कोई इंसान ऐसे ही नॉर्मली अगर उतर जाए ना नीचे, तो नॉर्मली जब वो नीचे उतरेगा तो उसके जो पैर हैं वो तो ज़मीन को टच कर गया उनके पैरों ने, तो पैर तो एकदम से रेस्ट आ गए, लेकिन रेस्ट में आ गए, लेकिन जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में नहीं आ गई। तो अपर बॉडी तो बस की स्पीड से ही आगे की तरफ चल रही थी, तो वो बस की स्पीड से ही आगे की तरफ जरा सा दौड़ता है और फिर गिरी जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद जरा देखिएगा सी है बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसमें कंसिडर अ स्टोन बीइंग रोटेटेड इन अ सर्कल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। When the string is released, the centripetal force wielding the stone vanishes. Due to directional inertia, the stone flies off tangentially। तो ऐसा होता है कि आपने एक स्ट्रिंग लिया यानी कि धागा लिया और धागे पर आपने पत्थर को बांध दिया। अब आप इसको घुमा रहे हैं गोल गोल, तो जब आपने इसको इस तरीके से घुमाना शुरू करा पहले स्टोन यहाँ पर था, फिर स्टोन यहाँ पर था, हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये स्टोन ऐसे जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे। अब मान लीजिए घूमता जा रहा और हमने किसी एक इंस्टेंट पर इसको छोड़ दिया, मान लीजिए हमने इसको इस इंस्टेंट पर छोड़ दिया, तो इसको रोकने वाली फोर्स कौन सी है? इसको रोकने वाली फोर्स देखिए दो तरीके की फोर्स होती है। जब हम सर्कल में किसी चीज़ को घुमाते हैं, हमने एक स्टोन को लिया, एक स्ट्रिंग पर बांधा, उसको ऐसे घुमाना शुरू किया, तो हमने रोक रखा है उसको। अगर हम उसको छोड़ दें तो वो चला जाएगा, ठीक है ना, इधर उधर जाकर नहीं गिरेगा। और हम क्या लगातार उसको घुमा कर रख सकते हैं? हम लगातार नहीं घुमा सकते। उसका रीज़न क्या है? थोड़ी देर में हमारे हाथ में दर्द होने लगेगा, रुक जाएंगे। तो वो हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? हाथ में दर्द इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने एक फोर्स लगा रखी है उसमें। फोर्स कौन सी लगा रखी है? जो हमको पता ही नहीं है। हम तो उसको ना डायरेक्शन दे रहे हैं, जैसे गोल 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 ऐसे घुमा रहे हैं, लेकिन एक फोर्स ऐसी है जो हमको पता ही नहीं है। वो फोर्स क्या है? जिसने उसको अंदर की तरफ रोके हुए, जो फोर्स उसको अंदर की तरफ रोके हुए, तो अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब जब भी कोई चीज़ किसी सर्कुलर मोशन में जाता है तो हम ये जानते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होती है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर उसकी वेलोसिटी देखी जाए तो वो टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर उसको धागे को स्ट्रिंग को छोड़ दूँ तो जो पत्थर है वो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में कि इस इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन तो ऐसे थी, ये तो ऐसे जाना चाह रहा है। वो आपने जो अंदर फोर्स लगा रखा है उस फोर्स की वजह से ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे मतलब ऐसे 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 ये पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि आपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रखी है, तो वो आगे जाकर भी आगे नहीं जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक घोड़ा है और उस घोड़े के गर्दन पर रस्सी बांध रखी है, ठीक है, और एक पोल से बांध रखा है उसको। अब घोड़े को तो पता नहीं है भाई सर्कुलर मोशन क्या है, घोड़ा क्या करेगा? वो तो दौड़ेगा, बस मुझे तो निकल कर भागना है। अब वो निकल कर भागेगा, लेकिन एक फोर्स है जो उसकी गर्दन पर रस्सी बंधी हुई, गर्दन उसको अंदर की तरफ
खींचने के लिए मजबूर करेगी। तो वो दौड़ना तो आगे चाहेगा, लेकिन उसकी गर्दन जो अंदर की तरफ खिंच रही है वो ऐसे गोल 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 वो पोल के ही चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है ना। तो जो पागल घोड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने का ये तरीका होता है कि उनके गर्दन पर रस्सी बांध कर उनको एक पोल से बांध दिया जाता है कि बेटा अब तो दौड़ा थक, ठीक है, जहाँ भी दौड़ेगा तो घूमना यहीं पर है, गोल गोल चक्कर काटना, ठीक है। तो क्या चाहिए, तो वो इस तरीके से करता है और फिर धीरे धीरे करके जब उसको दिखाई दे जाता है कि भाई मेरा दौड़ने का कुछ नतीजा नहीं आ रहा है, मैं यही गोल गोल घूम रहा हूँ, तब उसको समझ में आ जाता है कि भाई शांति से वो इधर उधर फालतू दौड़ने से या नुकसान पहुँचाने से कोई फ़ायदा नहीं। तब वो धीरे धीरे इस तरीके से ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो वही तरीका है कि जैसे ही हमने अंदर लगने वाली फोर्स को छोड़ा तो ये तो स्टोन तो सीधा जाना चाह रहा था, वो सीधा ही जाएगा। या कभी ऐसा नहीं रहा कि ऐसे उसको ऐसे घुमा रहे हैं और छोड़ दिया और वो ऐसे ही हवा में गोल गोल घूम रहा है। नहीं नहीं, रोक नहीं रहे, छोड़ रहे हैं। चलो हमने घुमाया उसको, घुमाते हुए हमने छोड़ दिया, तो छोड़ते हुए ऐसा थोड़ी है कि वो स्टोन घूमते हुए दिखाई देता है फिर अचानक जाएगा, है ना, वो सीधे ही जाता है। क्या पूछे थे? वो हमेशा जिस डायरेक्शन में जहाँ पर आप उसको छोड़ेंगे उसी इंस्टेंट पर वो टेंजेंशियल जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, गोल गोल नहीं घूमेगा, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन है, वो चाहता है हर पॉइंट पर वो टेंजेंशियली जाना चाहता है, आपने उसको पकड़ रखा है, आप जैसे उसको छोड़ोगे वो टेंजेंशियली निकल कर जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, सेकंड है व्हेन अ व्हीकल मूव्स द मड स्टिकिंग टू इट्स व्हील्स फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हेन अ व्हीकल मूव्स, तो वो जो व्हीकल जब कभी कोई चलता है तो जो उसके व्हील्स जो है उसके व्हील्स पर जो मड चिपकी हुई है वो टेंजेंशियली जाती है। वो ऐसे होता है कि जैसे कोई साइकिल है, आजकल साइकिल चल रही है ना बड़ी फैंसी, वो जिनके बड़े मोटे मोटे टायर होते हैं और उसके ऊपर मडगार्ड भी नहीं होता, तो उसको अगर गलती से कोई कीचड़ में लेकर चला जाए तो वो पूरा स्नान करके आएगा अच्छे तरीके से, क्या बोलते हैं उसको, मड बाथ, वो लेकर आएगा। तो ऐसे गोल गोल घूमता है, तो उसके ऊपर जो भी मिट्टी चिपकी है उसके टायर्स में, क्योंकि ग्रूव्स होते हैं बीच में डिज़ाइंस बने रहते हैं, तो उसके अंदर जो मिट्टी चिपक चुकी है तो जैसे ही वो निकलेगी तो मिट्टी तो सीधी जाना चाहेगी, है ना, और टायर ऐसे रोटेट करना चाहेगा, तो मिट्टी सीधी जाएगी और टायर जो है वैसे घूमता जाएगा, ठीक है। तो अब ये है कि जो बंदा साइकिल चला रहा है उसकी शर्ट कैसे गंदी हो गई, वो तो सीधी जानी चाहिए थी, अरे पहिया ऐसे भी तो आएगा, तो जब ऐसे आ रहा है पहिया, जब इस टाइम है और अब पीछे आपकी बैक है, तो इस टाइम भी तो वो पहिया नीचे की तरफ मुड़ जाएगा और मिट्टी चिपकी हुई वो शर्ट पर सीधा छप 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 चिपकती चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम फोर्स को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये वही छोटी सी डेरिवेशन जो शायद मैंने बताया था, measurement of force from Newton's second law of motion। मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए इफ अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर देन इट्स लीनियर मोमेंटम इज, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, p वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर। ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, p वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर। ये हो गया।
उसके बाद देखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो क्या लिख देते थे डी बाई डी एक्स, अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे डी बाई डी टी। ठीक, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ई वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम ई वेक्टर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ई वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू, जब भी कभी कोई कांस्टेंट होता है जैसे मास है, तो मास कभी भी वेरी नहीं करता, मास सेम ही रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है। ठीक, तो मास जो है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और ये डी वी वेक्टर बाई मतलब वेरिएबल का वेक्टर। अब आप ये कहेंगे कैसे पता चला भाई वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल ही होती है, वेरिएबल ही होती है, वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, ठीक है ना। डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसकी बार बार चेंज होती है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, तो फिर ये जीरो। हाँ वी वेक्टर एम मास, ठीक है। तो क्या हो गया, तो भाई पी वेक्टर क्या है, एम वी वेक्टर को मैंने क्या करा, दोनों तरफ डी बाई डी टी करके दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। अब डी वी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या होता है एम इनटू डी वी बाई डी टी, क्या होता है एक्सेलरेशन बाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डी वी बाई डी टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये क्या कहलाता है एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ कहेंगे वेयर ए वेक्टर इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ए वेक्टर जो है वो एक्सेलरेशन होता है। अब कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Second law, light force is directly proportional to the rate of change of momentum light force is directly proportional to rate of change of momentum. F vector is directly proportional to rate of change of momentum is equal to dp vector by dt, dp vector by dt। अब F vector is directly proportional to F ये vector यहाँ दिया था from equation 1। शुद्ध चार्ल्स कैसल से आता है, उसके आगे भी वो रोड जो थी वो बन रही है ना, क्योंकि यहाँ की बन गई थी ना, तो एक ग्रुप बना हुआ है यहीं का राजनगर एक्सटेंशन, बहुत सारे सोसाइटी के लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें आया था मैसेज 2 या 3 दिन पहले कि चार्ल्स कैसल की बहुप्रतीक्षित रोड बनने जा रही है। मेन गेट पर एग्जिट गेट होता है ना, मैंने गेट पर एग्जिट का तो मैंने एक पूरा खोल दिया है, खोद दिया। अच्छा खोद दिया, क्या ब्लॉक ही हो गया। अच्छा एग्जिट गेट से मतलब बन जाएगी कुल मिला यहाँ की तो बन गई है, जो गेट नंबर 1 ये 8 या 9 साल में बनी है, 1-2 बार बनी है, 1-2 बार बनी है फिर टूट जाती है, लेकिन अब 2-4 बार में टेस्ट हो चुका है इसका कि बारिश हुई है बड़ी तेज, तो उस बारिश में टूटी नहीं है, तो इसका मतलब ये ठीक बनाई है। और उधर से थोड़ा सा टाइम बच जाता है, अगर वो जो रोड है ना चाम्स कैसल के आगे से, अगर वहाँ से निकल जाते हैं, जैसे सुबह बिटिया को छोड़ने जाना होता है स्कूल, तो अगर वहाँ से निकलते हैं तो टाइम बच जाता है,
लेकिन वहाँ पर बसों का जाम लग जाता है सुबह के टाइम, और रोड भी ख़राब है, रोड थोड़ी चौड़ी हो खुली हुई हो तो अच्छा रहता है। चलिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब हम यहाँ बोलेंगे एफ वेक्टर, जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वलिटी साइन लगाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंक्लूड कर देते हैं। तो एफ वेक्टर is equal to k and a vector, k and a vector। फिर देखें the units of m, a and f are so chosen that the proportionality constant k is equal to 1। suppose m is equal to 1, a is equal to 1 and f is equal to 1, then k is equal to 1। तो क्या है कि इसकी जो यूनिट्स हैं ना, आपको बस ये लिखना है कि the units of m, a and f are so chosen that the proportionality constant k is equal to, यूनिट्स आर सो चोजन, CHOSE, ठीक है। तो यूनिट्स इनकी इस तरीके से ली गई है, ये जो न्यूटन है या मास की यूनिट, सवाल दिमाग में आता होगा कि मास की यूनिट किलोग्राम में क्यों ली जाती है। फॉर एग्जांपल लेंथ की यूनिट मीटर लेते हैं, तो मास की यूनिट भी ग्राम लेनी चाहिए थी ना। लेंथ की यूनिट तो आप मीटर ले रहे हो, किलोमीटर नहीं ले रहे हो, लेकिन मास की यूनिट आप किलोग्राम ले रहे हो। तो वो इस वजह से ली जाती है कि इन यूनिट्स की हेल्प से ही ये पता चलता है कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है। अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 आ गई तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे ये चीज़ प्रूव हो गई, एफ इज इक्वल टू एम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू एम। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हो सकती है भाई, जब ये मास है तो मास की यूनिट तो हो गई किलोग्राम, और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसी को हम एन यानी कि न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, न्यूटन का सेकंड लॉ अगर कंपोनेंट फॉर्म में बताना हो तो कैसे, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। हमने बताया था 22 को तुम्हारा मैथ्स का है और 24 को फिजिक्स है। ये 2 दिन बाद क्या क्या है उसमें तैयारी है, बता देना, कभी सुनने को मिलेगी वो भी बात नहीं हो सकती।
देखिए न्यूटन सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। तो सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म का मतलब ये है कि आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म्स में अगर लिखा जाए तो हम ये कहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स द फोर्स मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन कंपोनेंट फॉर्म F vector is equal to fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. E vector is equal to px I cap plus py j cap plus pz k cap. A vector is equal to px I cap plus ay j cap plus az k cap. The vector form of Newton's second law is, और न्यूटन सेकंड लॉ की अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखना शुरू करें तो भाई आप समझ गए, क्योंकि वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, तो उसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम ये कहेंगे द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज सो वेक्टर फॉर्म second law is F vector is equal to dp vector by dt. dp vector by dt, और dp vector by dt जो है यही तो m होता है, is equal to m a vector is equal to m a vector. तो अब ये जितने भी हैं इनकी सबकी आप वैल्यूज डालते चले जाइए कंपोनेंट वाली. जैसे एफ वेक्टर है, इसकी ये वैल्यू डाल दी आपने, ये हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर. पी वेक्टर को क्या करेंगे, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस pz k कैप, pz k कैप इज इक्वल टू, अब na वेक्टर चाहे तो ऐसे लिख दो, m a वेक्टर का m तो कांस्टेंट है मास, ठीक है, तो मास का तो ऐसा होगा नहीं ना कि मतलब हमारा x एक्सिस में जा रही है तो कुछ और मास है, y एक्सिस पे चल रहे हैं तो कुछ और मास तो सही नहीं लगा. तो m तो एज इट रहेगा, a वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस pz k कैप. अब ये है इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स अबाउट द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस वी गेट. अगर इक्वेट करें सारे कंपोनेंट्स को तो हम ये कहेंगे कि ये जो आई कैप वाला है इधर एफ एक्स और इधर आई कैप वाला क्या है, डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स. तो हम ये लिख सकते हैं, समझ गए ना, ठीक है. तो एफ एक्स जो है इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स जो एफ एक्स है, fx is equal to d by dt of px. ऐसे ही fy जो है this is d by dt of py, और ऐसे ही fz जो है this is d by dt of pz. ये हो जाएगा d by dt of px बोलो उसको, या फिर m ax बोल दो, ये भी तो m ax बोल दो, ये भी तो i कैप वाला है, तो या फिर हम इसको m ax बोल सकते हैं या फिर m a y बोल सकते हैं, इसको f y वाले को और f a z वाले को m a z बोल सकते हैं, m a z k कैप. ठीक है, तो सिर्फ कंपोनेंट्स को इक्वेट करा है और आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ खास मुश्किल है. ठीक है, वो क्या करेंगे, आपसे ये चीज़ डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, आपसे क्या कहा जाएगा कि आप जो है फोर्स कैलकुलेट करके बताइए बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ. ये करने के बाद मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें लास्ट में ये भी लिखा होगा ऑल्सो फाइंड आउट ऑल्सो कैलकुलेटेड इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म या इन वेक्टर फॉर्म, या फिर रिप्रेजेंट इट वेक्टोरिकली. इस तरीके से लिख कर देंगे. आप कहोगे तो मैं इसका क्वेश्चन बना के दे दूँगा. हाँ हाँ, उसमें आपको ये कंपोनेंट फॉर्म. ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं. पेज नंबर 12 पर हम आते हैं, इम्पल्स. और ये ना मैं आपको
आज क्या करेगा 14 है ना, 15 आपको 16 को दे दूँगा इसके नोट्स, लॉस ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी तौर पे 16 को मैं नोट्स दे दूँगा। ठीक है जी, अगला देखिएगा इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स में देखिएगा, इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स विच एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या है, ये एक इफेक्ट है जब बहुत बड़ी फोर्स, मतलब लार्ज फोर्स एक छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लगती है। तो ये शायद मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमने बैट घुमाया और वो जरा सी देर के लिए, बस हल्के से इंस्टेंट के लिए उसको टच कर दिया बॉल पर, तभी वो टूट जाएगा। अगर बैट को टच करके घुमा दिया ना ऐसे ही, तो कुछ नहीं, हम भी घूम जाएंगे, बॉल भी वहीं घूम जाएगी, कहीं कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स विच एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। तो जैसे मोमेंटम निकाला ना, मोमेंटम में क्या होता है कि मास का मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन में कर दिया जाता है, सॉरी वेलोसिटी में कर दिया जाता है, तो मोमेंटम आ जाता है। इसी तरह से अगर फोर्स का मल्टीप्लिकेशन उस टाइम ड्यूरेशन में कर दिया जाए और वो टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा सा होता है, तो वो हमारे पास इम्पल्स आ जाता है एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब जरा देखिएगा क्या है, इम्पल्स को बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, और इसको टोटल चेंज इन मोमेंटम भी कहा जाता है। टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। ऐसा क्यों? ऐसा होता है जैसे फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन हमने बोल दिया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ड्यूरेशन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ड्यूरेशन। आप फ्रॉम, ये तो इम्पल्स है, ये इम्पल्स होते हैं, ये कहेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अब वैसे भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हैं, तो जो कांस्टेंट आ रहा है कि वो 1 के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। मैं लिख सकता हूँ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहा जा सकता है एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है डी पी, चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट, रेट क्या है, टाइम यानी कि डी टी। तो फोर्स इंटू टाइम, अगर टाइम को उधर गया एफ इंटू डी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल, चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। और ये जो एफ इंटू डी है, इसी को तो हमने इम्पल्स बोला है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो फोर्स में टाइम ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो इम्पल्स कहलाता है, और या फिर उसको आप सीधा सीधा कहें चेंज ऑफ मोमेंटम, बस उसको टाइम से डिवाइड नहीं करते, टाइम से डिवाइड हो रहा था एक्चुअली, वो मल्टीप्लाई हो गया, वो इम्पल्स बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा इम्पल्स, इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ, इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये क्या चीज़ है?
एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक, देखिएगा सपोज अ फोर्स एफ वेक्टर एक्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम डी टी, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज गिवन बाई तो इम्पल्स की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एक फोर्स आप छोटे से टाइम के लिए एक्ट कर रही है किसी बॉडी पर, हमने कहा कि ठीक है तो इम्पल्स भी बहुत छोटा सा ही है, हमने लिख दिया डी जे वेक्टर, जे फॉर इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dt, f vector dot dt. If we consider a finite interval of time from t1 to t2, then the impulse will be तो j वेक्टर अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dj वेक्टर। ठीक है, जैसे dx का इंटीग्रल करते हैं तो x आ जाता है, ऐसे dj को इंटीग्रेट करेंगे तो j आ जाएगा। तो j वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dj वेक्टर। और dj वेक्टर क्या है, f वेक्टर और dt, और टाइम हमारा t1 से लेकर t2 तक चेंज होगा, t1 से t2 तक जा रहा है। तो जब भी स्टार्टिंग से dj, तो ये तो dj क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्पल्स हो गया। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। तो ये तो मैंने इम्पल्स को डिफाइन करा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम टोटल अमाउंट ऑफ इम्पल्स निकालते हैं अगर शुरुआत में टाइम मान लीजिए 4 सेकंड था और फिर कुछ समय बाद टाइम हो गया 9 सेकंड, यानी कि 4 से 9 सेकंड के बीच में कितना इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ हम वो निकालना चाहते हैं। तो 4 जो है 4 सेकंड से 9 सेकंड, 4 सेकंड मेरे लिए क्या हो गया, फॉर एग्जांपल t1, और 9 सेकंड मेरे लिए क्या हो गया जैसे t2। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं t1 से t2 तक इसका इम्पल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या करा कि जब हम टोटल इम्पल्स निकालना चाहते हैं तो वो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीजे वेक्टर। और किसी कोई भी छोटी सी चीज़ है, उस छोटी सी चीज़ को अगर मेरे को उसके लिए कंप्लीट वैल्यू निकालनी है तो उनको उसको इंटीग्रेट करना है। तो डीजे को इंटीग्रेट करेंगे तो जे आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन t1 से t2, डीजे की जगह आप लिख देंगे एफ वेक्टर डॉट dt। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद टाइम ड्यूरेशन ले लिया t1 से t2। इसके बाद क्या करेंगे, इफ एफ एवरेज इज द एवरेज फोर्स देन the average force then तो j वेक्टर is equal to integration t1 से t2 इसको कॉमन ले लिया और ये इंटीग्रेशन t1 से t2 और dt ये हो गया। अब जब dt को इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा एफ एवरेज को बाहर क्यों निकाल लिया, बाहर उसको इस वजह से निकाला, उसका रीज़न ये है कि d के साथ क्या लिखा हुआ है t, तो d के साथ जो भी टर्म लिखी रहती है हम बोलते हैं कि वही वेरिएबल है। d के साथ t लिखा हुआ है तो वेरिएबल क्या है t है, तो इसलिए मैं dt को इंटीग्रेट करूँगा। dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t आ जाएगा, t आ जाएगा। लोअर लिमिट इज t1, अपर लिमिट इज t2, t1 से t2। तो f एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू t2 माइनस into t2 माइनस t2। ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे आप, j वेक्टर f एवरेज और t2 माइनस t1 को हम डेल्टा t बोलते हैं, where delta t is equal to t2 minus t1. Thus, the impulse of a force is equal to the product of the average force and the time interval for which it acts. तो जितने टाइम के लिए वो लग रहा है और एवरेज फोर्स को दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर है। हमारा जो टोटल इम्पल्स है, टोटल इम्पल्स इनिशियल इंस्टेंटेनियस इम्पल्स तो ऐसे निकलेगा। टोटल इम्पल्स में कहूँगा कि अच्छा फिर टोटल जो मोशन हो रहा है उस टोटल मोशन के लिए एवरेज फोर्स बताइए कितनी, तो एफ एवरेज हो गई, और टाइम ड्यूरेशन आपने कितना लिया, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड कितना लिया, वो डेल्टा। ये इतना सा ये करके दिखाना, बाकी मुश्किल कुछ नहीं, वही सेम चीज़ दोबारा आ गई, बस डीजे की जगह जे आ गया, एफ की जगह एफ वेक्टर, एफ एवरेज आ गया, डी टी की जगह डेल्टा भी आ गया। समझ गए? ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, ये भी अभी जरा से मैं अपने हिंट लेकर ही समझा था। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब है कि इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है।
इसी को हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। तो इसको भी डिराइव कर लीजिए। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसमें लिखे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Rate of change of momentum. F vector is equal to dp vector by dt. इसको इधर ले आइए, F vector dot dt is equal to dp vector. If in time 0 to t, the momentum of the body changes from p1 to p2. When integrating the above equation within these limits, we get, तो अगर इधर तो टाइम है वेरिएबल, इधर मोमेंटम है वेरिएबल, तो हमने ये कहा कि अगर टाइम हमारा 0 से t तक जाता है फैक्टर डॉट dt, और जो मोमेंटम है वो p1 से p2 तक जाता है, तो आप अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ फैक्टर जो d के साथ लिखा हुआ है वही वेरिएबल, तो एफ फैक्टर तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन 0 से t dt, dp को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये p वेक्टर आ जाएगा। और आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आप जा रहे हैं p1 वेक्टर से p2 वेक्टर, वेक्टर है तो वेक्टर लगेगा दोनों पर, ठीक है। अच्छा dt है, dt का इंटीग्रेशन जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ये क्या हो जाएगा p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। जब भी किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो पहले उसकी अपर लिमिट आती है, फिर लोअर लिमिट और बीच में सबट्रैक्शन का साइन, ये हो गया। यहाँ पर आ जाएगा t माइनस 0, एफ वेक्टर डॉट t माइनस 0, यही तो इम्पल्स होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं कि p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, ये हमारा इम्पल्स हो गया। तो j वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। Thus the impulse of a force is equal to the total change in momentum produced by the force. This relationship between impulse and momentum is known as impulse momentum theorem, ठीक है। उसके बाद हमारा है मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स, थोड़ा सा बच रहा है आपके एग्जाम के हिसाब से, थोड़ा सा बच रहा है। ये पेज नंबर हमको 14 करना है, 15 करना है, 16, 17। ये जो एग्जांपल्स हैं ना, मैं एग्जांपल्स भी कराऊंगा आपको, मेरे को मतलब मेरे हिसाब से हमें लगभग 4 या 5 पेज बचे हैं वो और, ठीक है। तो बस आज इतने कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ। और अगर स्कूल में कोई टॉपिक पर थोड़ा सा एम्फसाइज करके बताया गया हो कि ये टॉपिक पूछा जाएगा या प्रॉपर तरीके से कोई डेरिवेशन करवाई गई हो, वो मुझे बताएं, ठीक है ना। कई चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर थोड़ा सा जोर देकर करवाते हैं तो वो पेपर में पूछ लें, आपका एक्सेप्शनल केस था, उसको छोड़ दो। ये बेचारी कल से जो है ना ये निराश हो रखी है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है, पर ये अच्छी बात है कि प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी।